हाय एवरीवन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है ना कैटालाइसिस या कैटलिस्ट के बारे में पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आज एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट जिसको कि हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ये एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो एंजाइम कैटलिस्ट को बोला जाता है बायो कैटलिस्ट या बायोकेमिकल, बायो कैटलिस्ट लिखा जाए, बायो कैटलिस्ट। होता क्या है एंजाइम? तो यह एक नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली ये सभी प्रोटीन्स होते हैं, लाइफलेस होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी कुछ बेसिक बातें हैं एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटीन्स होते हैं ये जनरली, and catalyze the biochemical reaction. एंजाइम को हम लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। बायोकैटलिस्ट कहने का मतलब, इसको यहां से कनेक्ट करके देखो कि कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? तो बायो का मतलब यहां होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वैसे रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। और बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही कैटलाइज करते हैं जो कैटलिस्ट, मतलब ऐसे रिएक्शन को होने में मदद करते हैं जो कैटलिस्ट, उन्हीं को बोला जाता है एंजाइम कैटलिस्ट, जो कि नाइट्रोजन से मिल करके बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं। एंजाइम खुद लाइफलेस होते हैं, मतलब इसके अंदर लाइफ नहीं होता एंजाइम के अंदर, लेकिन हाँ एंजाइम्स जिसके अंदर हो उसमें लाइफ होता है। चूंकि एंजाइम को हम लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब यह कि लिविंग बीइंग के अंदर रहता है। अब लिविंग बीइंग है मतलब उसमें तो लाइफ है, लेकिन खुद एंजाइम में जो है लाइफ नहीं होता है। अब वैसे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भात खाए या रोटी खाए, फल फ्रूट्स वगैरह कुछ खाए, तो इस सबसे बेसिकली हम लोगों को जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मान लें सुक्रोज है, C12H22O11 सुक्रोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जब ये हाइड्रोलाइज करेगा तो यहां एक एंजाइम होता है इनफर्टेस। याद रखोगे एंजाइम के नाम के लास्ट में ASE लगा हुआ रहता है, इनफर्टेस। तो यह सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, C6H12O6 और फिर C6H12O6। इसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का होता है। फिर से इस ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को तोड़ना हो तो इसके लिए फिर से एक अलग एंजाइम होता है जाइमेस, और ये तोड़ता है इसको इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फर्दर इस सब का डिकम्पोजिशन होते ही जाता है। तो ये सब जो कैटलिस्ट देख रहे हो, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को होने में
मदद करते हैं, इन्हीं बायो कैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम कैटलिस्ट, या सिंपली हम लोग एंजाइम्स भी बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के, जैसे यूरिया NH2C+O NH2, यूरिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ एंजाइम होता है यूरेज, जो कि इसको हाइड्रोलाइज करके बदल देता है अमोनिया में प्लस CO2 में। ऐसा आप बोलोगे ये सब एंजाइम आता कहाँ से? तो ये सब एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। जैसे फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं हम लोग, तो सब के अंदर एंजाइम है, हम लोग के बॉडी में एंजाइम है। तो वे सभी एंजाइम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को जो है वे कैटलाइज करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। ऐसे कई बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हम लोगों के बॉडी के अंदर होता है, और ये सारे रिएक्शंस को जो है ना कैटलाइज करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट। ऐसे ही स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो भात से मिलता है। चावल खाते हैं हम लोग भात बना करके, C6H10O5 का होल N, दिस इज अ स्टार्च। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर यहां एक एंजाइम होता है डायस्टेस, जो कि इसको बदल देता है, या इसका 2 मोल लोगे तो बदल जाएगा माल्टोज में C12H22O11 माल्टोज में। और फिर इस माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे फिर से वाटर के साथ, तो इस बार यहां एंजाइम होता है माल्टेस, और ये बदल जाता है 2 मोल ग्लूकोज में। तो ये सब जो देख रहे हो ना लास्ट में AAC जो लगा हुआ है, ये सभी एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारे केमिकल रिएक्शन जो है ना हम लोग को पेट के अंदर होता है। फिर इस ग्लूकोज को फर्दर तोड़ना हो तो जाइमेस, फिर से यहाँ आ गया एंजाइम कैटलिस्ट, जो कि फाइनली इथेनॉल में टूटेगा जा करके +2 CO2। या पीछे ऑर्गेनिक में बताए हैं कि यह ग्लूकोज जब ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, तो इस केस में हम लोगों को मिलता है बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ऐसा तो ऐसे जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के माध्यम से, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं ये एंजाइम। मैंने ये भोजन से मिला थी वैसे ही पेट में नहीं रहेगा, ये ऐसे धीरे धीरे करके टूटेगा, फाइनली जाकर के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट गया, एकदम स्मॉलेस्ट CO2 H2 या इस तरह का, तब जाकर के फिर बॉडी को एनर्जी मिलता है। अब मान लो कि यदि ये सभी एंजाइम कैटलिस्ट नहीं हो, तो एंजाइम कैटलिस्ट नहीं हो तो ये रिएक्शंस होंगे या नहीं? तो देखो कैटलाइसिस में ही बतलाए थे कि कैटलिस्ट नहीं रहने से रिएक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम कैटलिस्ट नहीं होंगे तो हम लोग के पेट के अंदर भोजन नहीं पचेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत समय लगेगा, महीनों लग सकता है। एक बार खाना खाए महीनों लगेगा तब जाकर के जो है खाना पचेगा, और भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो एंजाइम क्या करते हैं ना कि इसको पचने में जो है थोड़ा मदद करते हैं, मॉलिक्यूल को जो है फटाफट इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो बिना एंजाइम के भी भोजन पच सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, प्रैक्टिकली वह पॉसिबल नहीं है सस्टेन करने के लिए। वैसे यदि रहेगा तो आदमी एक बार खाना खाएगा 6-7 महीने तक चलते रहेगा, तो फिर काहे आदमी कुछ काम करेगा? आदमी क्यों काम करता है, पैसा क्यों कमाता है? खाने के लिए। अब एक बार खा रहे हो 1 साल तक चल ही रहा है, तो फिर काहे आदमी काम करेगा? तो ऐसे फिर लाइफ नहीं चलता है। तो ये सारा कुछ सेटअप है ऊपर से ही, गॉड से ही,
कि कैसे कैसे इस लिविंग सिस्टम को काम करना है। तो उसी में से जो है एक एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने में। अब एंजाइम के फीचर्स की यदि हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंजाइम के। फीचर्स ऑफ एंजाइम। सबसे पहला हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं वह किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को तकरीबन 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 20 टाइम्स इंक्रीज करते हैं। 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 20 माने 10 करोड़ गुना कम से कम, कि यदि कोई एंजाइम कैटलिस्ट है तो वह एक बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को कम से कम 10 करोड़ गुना तेज कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो वही हम बताएं कि जो खाना हम लोग अभी खाते हैं वह 2 घंटे 3 घंटे में पच रहा है एंजाइम के मदद से। यदि वह एंजाइम नहीं होता तो सालों लग जाता ना, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि एंजाइम बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन को 10 करोड़ गुना कम से कम, उससे ज्यादा भी स्पीड अप कर सकते हैं। 10 टू द पावर 20 है, देख रहे हो। कम से कम 10 करोड़ गुना जो है वह बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। इतना जो है ये काम करते हैं। ऑब्जर्व करते होंगे कि किसी किसी केस में कुछ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा भूख लगता है। तो बहुत ज़्यादा भूख लगने का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वे काफ़ी एक्टिव हैं और जो एंजाइम्स हैं उस प्राणी के अंदर, उस बॉडी के अंदर, वह काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। वह बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, जल्दी जल्दी खाना को पचा रहा है। या कुछ लोग के केस में ऑब्जर्व करोगे कि उनको भूख ही नहीं लगता है। तो भूख नहीं लग रहा है इसका मतलब कि एंजाइम जो है उनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वे सफिशिएंट नहीं है, वे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खाना जो है पच नहीं रहा है उनका, और फिर भूख भी जो है सो उनको नहीं लगती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है एंजाइम पे कि किस व्यक्ति को किस हिसाब से भूख लगे, वह कितना खाना खाता है, तो उसके बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वह किस प्रकार का है, वह किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, वह कितना एफिशिएंट है उस बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने में। इस पे डिपेंड करता है उस व्यक्ति के खाने का रेट कि कब कब खाएगा, कितना खाएगा, तो सब कुछ एंजाइम पे डिपेंड करता है। तो एक एंजाइम जो है हाईली एफिशिएंट होता है, वह एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कम से कम 10 करोड़ गुना बढ़ाता है या उससे ज्यादा भी। दूसरा फीचर है इसका स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वे स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अभी लिखे कि यूरिया का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ये यूरिया है, इसका हाइड्रोलाइसिस किए तो यहां हम लोग एंजाइम लेते हैं यूरेज, तो ये बदल जाता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये यूरिया का जो हाइड्रोलाइसिस होता है अमोनिया और CO2 में, या केवल और केवल यूरेज के द्वारा ही हो सकता है। यहां तुम इसके अलावे कोई दूसरा एंजाइम लोगे, डायस्टेस, माल्टेस, जाइमेस, तो यह रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब एक एंजाइम किसी एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। एक सिंगल एंजाइम एक से ज्यादा प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन को कभी कैटलाइज नहीं करते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक ही एंजाइम होता है। इस यूरिया को हाइड्रोलाइज करने के लिए हम लोग किसी दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या यूरेज जब भी कैटलाइज करेगा तो इसी रिएक्शन को, इसके अलावा किसी रिएक्शन को यह कैटलाइज नहीं करेगा। तो ये हुआ स्पेसिफिसिटी की बात। उसके बाद
तीसरा नंबर में ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम अच्छे से कार्य करे, फंक्शन उसका अच्छा हो, इसके लिए कंडीशन है कि वह टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, माने 310 केल्विन के आसपास। हम लोग जानते हैं कि रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और एक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब एंजाइम का वर्क करने का जो टेम्परेचर है वह हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर ही है। यदि टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उस केस में एंजाइम अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जरा देखो कितना मतलब सेटअप है गॉड के द्वारा। वही हम बोले कि बॉडी टेम्परेचर जो हम लोग का है वही टेम्परेचर एंजाइम के काम करने का भी है। मतलब जब मानव शरीर का डेवलपमेंट हो रहा था वहां तो दिमाग लगा करके भगवान किए इसको कि जो टेम्परेचर उसके बॉडी का रहे वही टेम्परेचर एंजाइम को भी प्रॉपर रहे ताकि अच्छे से जो है कार्य कर सके। तो एंजाइम का वेल फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर रेंज जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉडी टेम्परेचर के आसपास। तो एक बहुत ही कॉमन चीज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जब तबीयत खराब हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाने के बाद देखोगे कि भूख नहीं लगता, खाने का इच्छा नहीं करेगा। तो नॉर्मली तबीयत खराब होने का मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज कर जाना। जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है वह टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे, और जब टेम्परेचर इससे बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं वे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज ही नहीं करेंगे। और बताए कि जब एंजाइम खाना को पचाएंगे ही नहीं तो फिर भूख कहाँ से लगेगी? नहीं लगेगी। तो उस केस में फिर हम लोग जो है मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, जो बॉडी टेम्परेचर को फिर से कम करके इस रेंज में ले आता है और तब फिर एंजाइम अच्छे से फंक्शन करते हैं और फिर भूख लगता है तो हम लोग खाना खाते हैं। तो इन केस ऑफ हाई फीवर भूख नहीं लगने का कारण यही है कि हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है और उस टेम्परेचर पे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हैं एंजाइम्स बॉडी के अंदर वे वर्क नहीं करते हैं तो खाना नहीं पचता है, इसलिए भूख नहीं लगती है तो खाने का इच्छा भी नहीं करता है। ज़बरदस्ती खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा क्योंकि पच ही नहीं रहा ना, पेट के अंदर लेने से नहीं होगा, पेट के अंदर जाके पचना भी तो चाहिए। और पचाने का काम जो एंजाइम कर रहे हो तो वर्क ही नहीं कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद एक ऑप्टिमम पीएच भी होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच। और यह पीएच जो है 7 के आसपास होता है। हम लोग के ब्लड का जो पीएच है 7 के आसपास का ही है और इसी पीएच रेंज में जो है एक एंजाइम कैटलिस्ट अच्छे से फंक्शन कर पाता है। इसलिए खाना भी सोच समझ के खाना है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर वाला खाना खा लिए, खट्टा, एसिडिटी हो गया तो उस केस में भी प्रॉब्लम है, एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। और एंजाइम नहीं वर्क कर पाने का मतलब भूख नहीं लगेगी, खाओगे नहीं, और खाओगे नहीं तो फिर बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? डेंजरस है यह सिचुएशन काफ़ी। इसीलिए इस सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एंजाइम अच्छे से वर्क करे, निरंतर भूख लगते रहे। देखो दोनों गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा भूख लगना भी गलत है और बहुत कम भूख लगना। जो जनरल मील है एक दिन का कि सुबह नाश्ता किए, दोपहर में लंच किए, बीच में शाम तक कुछ हल्का फुल्का खाए, फिर रात में अपना डिनर किए, तो यही सिस्टम है। अब कोई आदमी दिन भर में 5 बार खाए जा रहा है, दिक्कत है। एंजाइम ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके बॉडी को ना, तो ज़्यादा एनर्जी तो मिलेगा ही लेकिन ज़्यादा थकान भी महसूस होगी। अब कोई है कि 24 घंटा में एक बार खा के काम चला रहा है, वो भी गड़बड़ है। कहीं ना कहीं से एनर्जी बॉडी को चाहिए, चाहे जिस रूप में तुम लोग, एनर्जी होना आवश्यक है बॉडी के लिए। और यह एनर्जी डायरेक्ट नहीं है कि हम लोग जो है हीट कर लिया अपने आप को या टेम्परेचर बढ़ा लिया बॉडी का तो एनर्जी मिल गया, नहीं। एनर्जी फूड के माध्यम से मिलना चाहिए। एनर्जी तो कई फॉर्म में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट और टेम्परेचर का एनर्जी नहीं, इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने के माध्यम से जो एनर्जी मिलता है।
और खाने के माध्यम से डायरेक्ट एनर्जी नहीं, बल्कि वह जाकर के बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता है, पचता है, और पचाने का काम कौन करता है? एंजाइम। तो इस एंजाइम का बेहतर तरीके से वर्क करना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर हेल्थ के लिए। और एंजाइम सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, पीएच से, और भी बॉडी का जो स्थिति है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ले रहे हो, देखोगे कि जो शराबी लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पी रहे हो, नशे कर रहे हो, तो उस केस में भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि उन सब से भी जो एंजाइम होता है ना अफेक्टेड होता है, अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, तो वहाँ भी बॉडी को परेशानी है, और उस केस में भी जो है भूख नहीं लगता है। उसके बाद एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, मैकेनिज्म यदि बात करें हम लोग, तो देखो सबसे पहला एंजाइम जो है वह क्या करता है? सबस्ट्रेट माने समझो जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है उससे कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर यह एंजाइम सबस्ट्रेट बदलता है एंजाइम प्रोडक्ट में, और फिर यहाँ से एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। चूंकि एंजाइम कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट है मतलब इन्वॉल्व होगा, लास्ट में फिर निकल जाएगा, यही फंक्शन होता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है उससे कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट, वह बदला एंजाइम प्रोडक्ट वाले इंटरमीडिएट में, उसके बाद फिर इसमें एंजाइम अलग और ये प्रोडक्ट अलग, मतलब बॉडी को फिर जो मिलना चाहिए वह मिलता है। अब हम लोग बात करें एंजाइम के एप्लीकेशन की, कि एंजाइम कैटलिस्ट या एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस के क्या एप्लीकेशंस हैं, उपयोग, यूज। एप्लीकेशंस में सबसे पहला अल्कोहलिक बिवरेजेज बनाने में। अल्कोहलिक बिवरेजेज में जैसे शराब वगैरह जब बनाया जाता है तो उसमें अल्कोहलिक बिवरेजेज में मेनली क्या होता है? इथेनॉल होता है। और अभी जो शुरू से बता रहे हैं उसमें क्या देखने, इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। एक बार सुक्रोज को तोड़ के बनाए, फिर स्टार्च को तोड़ के बनाए, तो इस सुक्रोज और स्टार्च जो इथेनॉल में बदल रहे हैं एंजाइम के मदद से। इसलिए जो अल्कोहलिक बिवरेजेस शराब वगैरह बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वहां वे सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है। फ्रूट जूस वगैरह बनाया जाता है, एप्पल जूस हम लोग पीते हैं जो पैक्ड आता है, कैसे? तो उसमें भी जो है एंजाइम का होना काफी आवश्यक होता है। तो ये सभी मतलब कोई भी प्रोसेस जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शन यदि इन्वॉल्व है तो वहां एंजाइम का होना जरूरी है। या फिर हम लोग दूध से दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं दूध से, तो वहां भी एंजाइम का होना जरूरी है, फंक्शन वही करते हैं। और कभी कदार डिजीज, बीमारियों को ठीक करने में भी एंजाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकिनेज या एक एंजाइम है। एंजाइम को पहचानने का सबसे आसान तरीका बताया, लास्ट में ऐसे ही रहेगा, जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को डिजॉल्व करने में मदद करता है। मतलब कहीं खून का थक्का जम गया है, होता है ना कि जैसे मान के चलो गिर गए या और कुछ हो गया, तो वहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है उस जगह पे जहां चोट लगी है। और ब्लड क्लॉटिंग तो दिक्कत है, यदि ब्लड वहां क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, काफी डेंजरस सिचुएशन होता है। तो यह जरूरी है कि वह जो खून का थक्का जमा है, ब्लड क्लॉटिंग जो हुआ है वो डिजॉल्व कर जाए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन फिर कंटिन्यू रहे। तो उस ब्लड क्लॉटिंग को डिजॉल्व, घुलने में मदद करता है यह स्ट्रेप्टोकिनेज नाम का जो एंजाइम है सो। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं एंजाइम के, और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ एंजाइम। बताए कि जनरल लाइफ से इसको देखोगे तो समझ में आएंगी बातें। अब इसमें से एक और स्पेसिफिक कैटलिस्ट है
एंजाइम कैटलिस्ट के बाद जियोलाइट्स, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स आर ऑल्सो कैटलिस्ट, बट विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट? सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सेलेक्टिव का मतलब क्या हो, सो देखो, जियोलाइट जो है ना, जो कैटलिस्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है जो मधुमक्खी का छत्त जो होता है उस टाइप का, मतलब इस टाइप का यदि इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, तो यहां अंदर में खाली जगह होता है, पोर, और इसका इस साइज जो मतलब खाली जगह है पोर, इसका एक डेफिनिट साइज भी होता है। अब जब ऐसे कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं तो इसके अंदर ये जो जगह है इसी में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मतलब जिसको कैटलाइज करना है, जिसको प्रोडक्ट में बदलना है, तो ये मॉलिक्यूल इसी पोर में आकर के जो है रहते हैं और फिर यहीं से जो है रिएक्शन हो करके प्रोडक्ट वगैरह बनता है। तो ये पोर स्ट्रक्चर जो है इसके साइज पे डिपेंड करता है कि यहां कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके फिट बैठ सकता है, कौन नहीं, क्योंकि इसका एक डेफिनिट साइज हुआ ना, उसी साइज का सबस्ट्रेट यहां फिट बैठ सकता है। अब इतना साइज और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का साइज बड़ा रहे तो कैसे यहां फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो जियोलाइट्स आर सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। हनी कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्त के जैसा, मतलब उसके अंदर पोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, खाली जगह होता है जहां सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जाकर के रहते हैं, रिएक्शन होता है, फिर वहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। केमिकली यदि बोला जाए तो जियोलाइट्स जो है ना एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। केमिकली एल्यूमिनो सिलिकेट जनरल फॉर्मूला होता है जियोलाइट का ऐसा, MX/N AlO2X SiO2Y और इसके साथ कुछ मोल वाटर के एसोसिएटेड होते हैं। ये सब XN MY ये सभी कोई नंबर होंगे, M कोई मेटल होगा और ये सिलिकेट एल्यूमिनो सिलिकेट। जियोलाइट को केमिकली हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट बोलते हैं। क्या होते हैं जियोलाइट? तो सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, पोर स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्त के जैसा। इसी पोर स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आकर के रहते हैं, रिएक्शन होता है और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कैटलिस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ समाप्त होता है। बहुत प्रकार के कैटलिस्ट हम लोग पढ़े और एग्जामिनेशन में कैटलिस्ट से एक ना एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली एंजाइम का क्वेश्चन ही आता है, तो उसको याद कर लोगे नोट से पढ़ करके। वैसे वर्बली तो हम समझा ही दिए हैं, बाकी फिर इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।